हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड, अर्थात प्रथम प्रकार के विषम समाकलों का व्यापक मान एवं मुख्य मान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, इनके बारे में बहुत बारीकी से जानकारी इकट्ठा किए थे अपन। इनके बारे में हमने जाना था। साथ ही साथ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के कितने प्रकार होते हैं, उनकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, मतलब वो टॉपिक आप जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत बेसिक तरीके से समझाया गया है। पिछला वीडियो अवश्य देखिएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके पहले वाला जो यूनिट है रीमान इंटीग्रेशन, उसके भी सभी टॉपिक्स के वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेक्चर क्रमांक वाइज सभी वीडियोस दिए हुए हैं, बस आप लाइन से देखते जाइए, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को, उसकी जो डेफिनेशन है, यानी कि इसको किस तरीके से उसके कन्वर्जेंस को डिफाइन करते हैं अपन, ठीक है, वो कब कन्वर्जेंट कहलाएगा, कब डाइवर्जेंट कहलाएगा, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। सरल भाषा में, सरल शब्दों में लिखा हुआ है। भले ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, परंतु आप चिंता न करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये चैनल आपको बहुत काम आएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखने जा रहे हैं। देखो, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है, अलग अलग रूप के समाकलों के लिए। यानी कि अगर इस रूप का अगर हमारे पास इंटीग्रल है तो उसको किस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे, कब वो कन्वर्जेंट कहलाएगा, कब वो डाइवर्जेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये तमाम बातें यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और सरल तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और राइटिंग पे आप मत जाइए, भले छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, किंतु ये पूरा आपको पढ़ करके समझाया जाएगा, सुनाया जाएगा, ताकि आपको कोई डाउट ना हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, इफ f is bounded and integrable on closed interval at for all t is greater than or equal to a, ठीक है। f कैसा फंक्शन है? बाउंडेड और इंटीग्रेबल है, अर्थात परिबद्ध एवं समाकलनीय फलन है। कौन से अंतराल में? इस क्लोज्ड इंटरवल at में, ठीक है। फॉर ऑल t is greater than equal to, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू a, यानी कि a से बराबर या बड़े सभी t के लिए ये फंक्शन कैसा है? बाउंडेड और इंटीग्रेबल है, ठीक है। तब इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को, आप सभी को पता है ये कैसा इंटीग्रल है? इम्प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे अपने को लिमिट में क्या दिखाई दे रहा है? अनंत दिखाई दे रहा है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और कैसा काइंड वाला, कैसे प्रकार वाला? प्रथम प्रकार का। तो ये प्रथम प्रकार का विषम समाकल है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, इंटीग्रल है ना भाई, इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स है ना। तो देखो, यहाँ पे जो अनंत लिखा है ना, उसके स्थान पर मैंने t लिखा और बाजू में मैंने लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दिया, कि भाई जैसे जैसे t अनंत की ओर प्रवृत्त होता है, वैसे वैसे इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी, वो इस समाकल का मान होगी, यानी कि इस समाकल की वैल्यू होगी। अगर हमको इस पूरे इंटीग्रल की ये जो अपन लिमिट जब अपन निकालेंगे, यानी लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ दिस इंटीग्रल, अगर ये पूरी लिमिट जो हमको फाइनाइट मिलती है, कोई परिमित राशि मिलती है, ठीक है, अगर ये लिमिट विद्यमान है और इसकी वैल्यू जो है अगर मान लो फाइनाइट है, तो ऐसे स्थिति में ये जो इंटीग्रल है, ये वाला इंटीग्रल, ये कहलाएगा कन्वर्जेंट। अन्यथा अगर ये लिमिट विद्यमान नहीं है, अर्थात इस लिमिट की वैल्यू अगर मान लो अनंत या माइनस अनंत या और कोई अपरिभाषित रूप में मिल रही है, अनिर्धारित रूप में मिल रही है, यानी कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये इंटीग्रल कहलाएगा डाइवर्जेंट, ठीक है दोस्तों। फिर से एक बार, ये इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी। अभिसारी कब कहलाएगा? जब ये लिमिट का अस्तित्व हो, ठीक है, ये परिमित रूप से विद्यमान हो, यानी इसकी कोई वैल्यू हो, कोई फाइनाइट वैल्यू हो, ठीक है, एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में ये समाकल जो है, ये विषम समाकल जो है, वो अभिसारी कहलाएगा। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट। और इस लिमिट, ये लिमिट अगर विद्यमान नहीं है, ठीक है, या अनंत या माइनस अनंत मिल रही है, या और कोई अनिर्धारित रूप जैसे 0/0,
अनंत बटे अनंत, इस टाइप से मतलब ऐसे कुछ उत्पटांग रूप अगर इसका मिल रहा है, ठीक है, अगर ये फाइनाइट रूप में हमको नहीं मिल रही है, तब ऐसी स्थिति में ये जो इंटीग्रल है वो कहलाएगा डाइवर्जेंट अर्थात अपसारी। ठीक है दोस्तों, ठीक वैसे ही हम इस रूप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए इस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ए से अनंत है और यहाँ माइनस अनंत से बी है, ठीक है, तो आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। यहाँ नीचे वाली जो है लोअर लिमिट फाइनाइट है, अपर लिमिट इन्फिनिट है, यहाँ लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी है और अपर लिमिट है वो फाइनाइट क्वांटिटी बी है ना भाई। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि इफ एफ इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल टी बी, यहाँ पे लिखे थे ए टी, है ना भाई, क्योंकि निचली लिमिट जो है वो ए जो है वो फाइनाइट थी, ऊपर वाली लिमिट इंफिनिटिव थी, इसलिए अपन इस तरीके से लिखते हैं। और एफ जो कि बाउंडेड और इंटीग्रल होता है, देखो आखिर ये जो क्लोज इंटरवल 80 है वो आखिर ए से अनंत वाले इंटरवल का क्या है, एक सब इंटरवल है ना भाई, शायद रखिएगा ये जो क्लोज इंटरवल हमने 80 बनाया हुआ है ये सब इंटरवल है ना भाई, ये सब इंटरवल है किसका, ए से अनंत वाले इंटरवल का सब इंटरवल है, यानी कि अगर इस इंटरवल के सब इंटरवल में ये फंक्शन बाउंडेड और इंटीग्रेबल है तब इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और वैसे ही इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस अनंत है, उसके स्थान पर मैंने क्या लिखा है टी, और बाजू में लिमिट टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। अगर मान लीजिए इस पूरी लिमिट का अस्तित्व है, परिमित रूप से अगर ये विद्यमान है, अगर ये एग्जिस्ट फाइनाइटली, यानी कि फाइनाइट रूप से अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे कि ये जो इंटीग्रल है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है। और अगर इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है, यानी कि अगर ये लिमिट का वैल्यू अगर अनंत या माइनस अनंत या और कोई अनिर्धारित रूप मिलता है, अपरिभाषित रूप मिलता है, तब ऐसी स्थिति में ये इंटीग्रल क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट कहलाएगा, अर्थात अपसारी कहलाएगा। ठीक है, तो सब पूरा खेल जो है वो लिमिट के अस्तित्व में होने और न होने पर निर्भर है। अगर लिमिट अस्तित्व है, परिमित रूप से विद्यमान है, तो ये समाकल अभिसारी अर्थात कन्वर्जेंट, और अगर ये विद्यमान नहीं है ये लिमिट, ठीक है, या इसकी वैल्यू अनंत या माइनस अनंत है या अपरिभाषित है, तो ऐसी स्थिति में ये इंटीग्रल कहलाएगा डाइवर्जेंट अर्थात अपसारी। उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं, और इन्हीं परिभाषाओं का इस्तेमाल करते हुए हम इन समाकलों को हल करके देखेंगे इनकी वैल्यू क्या आ रही है, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये हम अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। बहुत सरल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास इंटीग्रल इस रूप में दिया है, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड अगर इस रूप में दिया है जिसमें दोनों लिमिटें जो है वो इनफिनाइट है, ये माइनस इन्फिनिटिव वो प्लस इन्फिनिटिव है, तब ऐसी स्थिति में हम इसको ऐसे दो भागों में तोड़ करके, यानी कि एक रहेगा आपका माइनस अनंत से ए तक का समाकल और एक ए से अनंत तक का समाकल। यानी हमने क्या किया, माइनस अनंत और अनंत के बीच में कोई बिंदु, कोई रियल नंबर ए ले लिया और समाकल को दो भागों में, यानी कि माइनस अनंत से ए और ए से अनंत तक में तोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब अगर ये वाला समाकल कन्वर्जेंट है और ये वाला भी कन्वर्जेंट है, अगर दोनों कन्वर्जेंट है, तब ये वाला ये समाकल क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा दोस्तों। अब ये कन्वर्जेंट कैसे है, तो आप सभी को पता होगा, ये इस रूप में है, ठीक है, ये देखो इस रूप का दिखाई दे रहा है, तो इसके कन्वर्जेंस की जांच पड़ताल इस तरीके से इसकी लिमिटिंग वैल्यू अपन निकाल के देखेंगे। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये कन्वर्जेंट कहलाएगा। ये वाला समाकल देखो, अच्छा ये वाला अपने को, हाँ ये वाला इस रूप का दिख रहा है, और ये वाला समाकल देखो, ये वाला समाकल अपने को इस रूप का दिख रहा है, देख लो आप। ठीक है, तो उस समाकल के कन्वर्जेंट के लिए हम लोग इस तरीके से उसका लिमिटिंग वैल्यू पता करेंगे। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो समझ लीजिए कि ये समाकल क्या कहलाएगा, ये इंटीग्रल क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों कन्वर्जेंट है, अगर मान लो दोनों कन्वर्जेंट है, तब ये कन्वर्जेंट कहलाएगा। और अगर मान लीजिए इन दोनों में से अगर कम से कम एक भी अगर डाइवर्जेंट हो गया, यानी अपसारी हो गया, दोनों में से कोई एक भी अगर डाइवर्जेंट हो गया या दोनों अगर डाइवर्जेंट हो गए, तो ये समाकल, ये वाला इंटीग्रल वो भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा दोस्तों। तो इसके कन्वर्जेंट होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों के दोनों कन्वर्जेंट हो। ठीक है, और एक और खास बात दोस्तों, इस तरीके से आप जो, अगर आप इस इंटीग्रल की वैल्यू ऐसे दो भागों में तोड़ करके अगर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, जो इसकी वैल्यू मिलेगी, तो ये इसको बोलते हैं जनरल वैल्यू या व्यापक मान, क्या बोलते हैं, व्यापक मान। ठीक है, अगर आप कहेंगे सर कि ठीक है चलो इस तरीके से अगर हम इसको तोड़ के सॉल्व कर रहे हैं और इसकी वैल्यू अगर जो मिल रही है उसको अपन अगर व्यापक मान बोल रहे हैं, ठीक है,
तो मुख्य मान क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो प्रिंसिपल वैल्यू P ऑफ इतना, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना, यानी इसी को मैंने लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको इसी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, लिमिट t टेंड्स टू इंटीग्रल माइनस टी टू टी, यानी कि एक साथ यहाँ पे लिमिट लगाते हैं और मतलब इस तरीके से अपन इसको देखते हैं दोस्तों। यानी कि अगर लिमिटिंग फॉर्म में मैं आपको जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू अगर मुझे आपको बताना हो तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ना, देखो दोनों में t है, आखिर भाई नीचे वाला माइनस अनंत था इसलिए माइनस टी दिख रहा है, ऊपर अनंत था इसलिए आपको टी दिख रहा है, और लिमिट टी टेंड्स टू इनफिनिटी लगा दिए। अब इस तरीके से वैल्यू आपके पास आएगी, वो प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी। और अगर आपको जनरल वैल्यू चाहिए ना, तो आपको इसको इस तरीके से इवेल्युएट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखिए, जनरल वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इधर दोनों अलग अलग चीजें रख देते हैं, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। जैसे मैंने रख दिया, मान लो अगर टी के रूप में लिखूं, सिंबल आप ले लो, टी ले लो, एक्स ले लो, जो आपकी इच्छा है। तो मैं T1 ले रहा हूं मान लो माइनस अनंत, और T2 ले रहा हूं मान लो अनंत, और इधर मैं लिख रहा हूं भैया T1 से T2। ये देखिए, अब आपको आसानी से इन दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा क्या है। मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग लिया, ठीक है, इधर T1 उधर T2। अब ये माइनस अनंत वाला लिमिट है इसलिए T1 टेंस टू माइनस अनंत, और ये अनंत वाला है इसलिए T2 टेंस टू अनंत। जबकि इधर में 1-2 का खेल नहीं है, इधर सिर्फ T है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। अगर जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों इवेल्युएट करने पर अगर आपको ये पता चलता है कि दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, तो समझ लीजिए कि ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही है तो ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं सारी चीजों को डिफाइन करने का एक और तरीका ये है, देख लो, आप एप्सिलॉन के टर्म्स में भी आप इनको डिफाइन कर सकते हो दोस्तों। जैसे a से अनंत एफ एक्स डी एक्स लिखा है ना, तो आप क्या लिखो, लिमिट एप्सिलॉन टू टेंस टू जीरो, और उस अब देखो यहाँ पे टेंस टू जीरो कर दिए। अब आप कहेंगे सर लिमिट में तो अनंत है, आपने टेंस टू जीरो कैसे कर दिया। तो दोस्तों टेंस टू जीरो क्यों, लेकिन ऊपर में मैं 1/एप्सिलॉन टू लिख दिया हूँ। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो एप्सिलॉन टू टेंस टू जीरो, जैसे जैसे एप्सिलॉन टू जीरो की तरफ प्रयुक्त होगा तो 1/0 क्या होता है, अनंत होता है नहीं भाई, बताओ। तो अगर आप एप्सिलॉन के रूप में डिफाइन करना चाह रहे हो तो ऊपर 1/एप्सिलॉन टू लिख दो और लिमिट एप्सिलॉन टू टेंस टू जीरो लगा दो। वैसे यहाँ पे देखो माइनस अनंत से ए वाला इंटीग्रेशन, तो माइनस अनंत के बदले में मैंने क्या लिख दिया, -1/एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 1 टेंस टू जीरो कर दिया, ताकि ये माइनस अनंत हो जाए, मतलब लिमिट ऑपरेट करने से। ठीक है, और वैसे ही आप देख सकते हैं अगर ये माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी वाला है तो अपन इस तरीके से डिफाइन किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दोनों एप्सिलॉन अलग अलग लिए हैं, नीचे वाले के लिए एप्सिलॉन 1, ऊपर वाले के लिए एप्सिलॉन 2, यानी कि निचले लिमिट में आपको -1/एप्सिलॉन 1 और ऊपर वाले लिमिट में आपको 1/एप्सिलॉन 2 दिख रहा है। और दोनों एप्सिलॉन को अगर मैं ये, अच्छा बताओ, इस तरीके से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कौन सी वैल्यू होगी, जनरल वैल्यू होगी, जनरल वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि सर आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिले, तो ये एप्सिलॉन 1-2 का भेदभाव हटा करके सीधा आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, माइनस अनंत से अनंत एफ एक्स डी एक्स आप डिफाइन करेंगे, सीधा एक इकलौता एप्सिलॉन लेंगे, एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, और -1/एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्क क्या है प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू में। तो इस तरीके से जो इवेल्युएट होगा ना वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। इसमें एप्सिलॉन, दो एप्सिलॉन अलग अलग नहीं लिए हैं, सिंगल है, दोनों उसी में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगा, इस तरीके से जनरल वैल्यू मिलेगा। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू की वैल्यू सेम आती है तो दिया हुआ इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, अन्यथा डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन दिए हुए इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि इनकी वैल्यूज कितनी आ रही हैं, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो ये तमाम बातें अब हमको पता चल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रल क्या दिया हुआ है हमारे पास, इंटीग्रल 0 से अनंत 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोस्तों आप सभी यहाँ पे ये आसानी से देख पा रहे हैं कि ये इस रूप का दिख रहा है अपने को। देखो a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है ना भाई, यहाँ पे देखो 0 टू इन्फिनिटी इतना डी एक्स, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये इस रूप वाला इंटीग्रल है जिसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। यानी जहाँ पे अनंत दिख रहा है उसके स्थान पर टी रखते हैं और सामने में लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं। तो यहाँ पे भी अपन वही काम करेंगे, तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 से टी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स एक्स। इसका समाकलन कितना होता है दोस्तों? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है टेन इनवर्स एक्स। और फिर आप ऐसे लिमिट लगाएंगे इस तरीके से, लिमिट t टेंस टू अनंत, x के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी कि t रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, टेन इनवर्स 0 हो जाएगा। अब t कितना होगा? लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटिव, ठीक है, टेन इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? t यानी कि टेन इनवर्स t, और t के स्थान पर ये देखो t टेंस टू अनंत, तो अनंत रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा π/2। टेन इनवर्स अनंत यानी π/2 होता है। टेन इनवर्स 0 तो 0 हो गया, ठीक है, तो वहीं हट गया, 0 हो गया। अब ये अपन t टेंस टू इन्फिनिटिव, तो जैसे जैसे t अनंत की ओर प्रवृत्त होगा वैसे वैसे t इनवर्स t π/2 की ओर प्रवृत्त होगा, क्योंकि टेन इनवर्स अनंत का मान π/2 होता है दोस्तों। तो π/2 मतलब कि कोई फाइनाइट राशि, कोई परिमित मान अपने को मिला है, यानी कि ये जो लिमिट आपने अभी इवेल्युएट किया है ये एग्जिस्ट फाइनाइटली, यानी फाइनाइट रूप से ये एग्जिस्ट करती है, विद्यमान है, इसलिए ये वाला इंटीग्रल जो है वो होगा कन्वर्जेंट। कहीं पर भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, बहुत ही सरल तरीके से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, कहीं पे भी आपको डाउट हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे, आप देखते हैं दूसरा सवाल। दोस्तों इस वीडियो में हमने सरल सवालों को रखा हुआ है, इसका अगला वाला वीडियो जो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे सवालों को हल करेंगे और कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो भी है उसकी पूरी जांच पड़ताल बहुत बढ़िया तरीके से अनेक सवालों को हल करते हुए आपको समझाया जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हमने क्योंकि हमको डेफिनेशन भी समझना था, है ना भाई, तो इसलिए एग्जाम्पल इसमें कम कम रखे गए हैं, लेकिन अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारे प्रश्नों को हल किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आप देख सकते हैं दूसरा, 0 से अनंत dx/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये अपने पास समाकलन दिया है जिसकी सीमाएं 0 से अनंत है, तो ये भी इस रूप का है, तो इसको भी अपन ऐसे लिखेंगे, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटिव इंटीग्रेशन 0 से t dx/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे जाएगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटिव, इसका समाकलन होगा -1/1 प्लस एक्स, लिमिट आप रखेंगे 0 से t, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाकर आपके पास -1/t और माइनस माइनस प्लस, देखो जब आप x के स्थान पर t रखेंगे तो -1/1 प्लस t होगा, ठीक है। फिर अपन माइनस करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे ना, तो 1/1 प्लस 0 माइनस में, तो -1 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और लिमिट आप लगाएंगे t टेंस टू इन्फिनिटी, तो t का मान जब अनंत रखेंगे तो अनंत प्लस 1 यानी अनंत, और -1 अपॉन अनंत यानी 0, तो कुल मिला के आपके पास 1 बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो 1 बचे है ना वही आपका उत्तर है, ये उत्तर 1। और 1 कैसा है बताइए? 1 आपका एग्जिस्ट फाइनाइटली, यानी फाइनाइट क्वांटिटी है, ये फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट कर रहा है 1, यानी कि 1 क्या है, कोई परिमित मान है कि नहीं बताओ, फाइनाइट रियल नंबर मिल रहा है अपने को, है ना भाई। इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट कुछ अपरिभाषित जैसी चीज नहीं मिल रही है, कोई फाइनाइट क्वांटिटी मिल रही है, 1 क्या है, परिमित मान है, इसलिए ये वाला इंटीग्रल भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया सर, देखो कितना सरल तरीके से बन रहा है। अब चलिए हम देखते हैं तीसरा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तीसरा सवाल जो है उसमें ये कुछ इस तरह से दिया है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐसा इस तरीके से दिया हुआ है। अब आप सभी को पता होगा कि अगर हमने हमारे पास इस रूप में अगर हमारे पास दिया हुआ है सर, अगर कोई समाकल, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? चलिए हम इसको ना इसका व्यापक मान भी निकाल के देख लेते हैं और मुख्य मान निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन हमने समझा है। अब आपके मन में भी यही होगा कि सर इससे एक आध कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल करके देखें, जनरल वैल्यू निकाल करके देखें, फिर देखें कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये वाला आपके पास वो बढ़िया प्रश्न आपको मिल चुका है दोस्तों। हम इसको
अगर ये एप्सिलॉन वाले मेथड से अगर बनाना चाहें, ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, क्या किया जा सकता है? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो चलिए मैं इसका जनरल वैल्यू निकालने का प्रयास करता हूं। तो आप सभी को पता होगा जनरल वैल्यू के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, दोनों एप्सिलॉन में अलग अलग ले लेता हूँ, एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0, एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0, ऐसे अलग अलग ले लेता हूँ मैं। और ये इंटीग्रल, ठीक है, नीचे वाले में अगर मैं -1 अपॉन एप्सिलॉन लिखूं और ऊपर वाले में 1 अपॉन एप्सिलॉन को लिखूं। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको कहीं भी डाउट होगा ना तो पूछ लीजिए। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी तोड़ के बना सकते हैं दोस्तों, दोनों अलग अलग आप ले लोगे, ठीक है, दोनों अलग अलग आप इवेल्युएट करोगे। इस तरीके से भी अगर आप इवेल्युएट करते हैं तो आपको कौन सा वैल्यू, जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो आपका जनरल वैल्यू कहलाएगा, जनरल वैल्यू, ठीक है। तो चलिए, और ये भी आपको जो मिलेगा वो आपको जनरल वैल्यू मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखो कि जनरल वैल्यू प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो अब हमारा काम ये कि इसको अपने को समाकलन करना है। समाकलन कैसे करेंगे, तो आप गौर से देखिए, अगर मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, मान लो यू मानता हूँ, ठीक है। समाकलन तो आपको बचपन में आपने सीखा ही होगा स्कूल की कक्षाओं में, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ अपने को दिखे जिसका अवकलन ऊपर दिख रहा है, ठीक है ना, तो देखो 2x dx बराबर डी हो जाएगा अवकलन करने से। तो x dx का मान कितना मिलेगा, 1/2 du मिलेगा। तो ये x dx जो हो जाएगा वो du हो जाएगा, 1/2 du, ठीक है। तो कुल मिला के अपने, अच्छा, और नीचे वाले को अपने u माना है तो कितना हो जाएगा, 1/u का हो जाएगा log u, ठीक है ना। तो ये सब का, और ये 1/2 du मिला है, मतलब कुल मिला के देखा जाए दोस्तों तो इसका समाकलन आप आसानी से इतना लिख सकते हैं, कितना, 1/2 log u का मान वापस हमने लौटा लिया है, ठीक है। u जिसको माने थे उसको हमने लौटा लिया है, इसलिए मुझे लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपके मन में आ सकता है सर ये तो लिमिट वाला इंटीग्रेशन है, तो जब अपन कुछ मानते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। दोस्तों तो मैंने क्या किया, जिसको माना था ना मैं उसका मान वापस लौटा दिया हूँ। u माना था x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो मैंने u के रूप में नहीं लिखा इसको, मैंने u जिसको माना था मैंने वही चीज लिखा है। अगर मैं u के रूप में यहाँ पे लिखता ना तो मुझे लिमिटों को भी बदलना पड़ता, u की लिमिट हो जाती फिर वो, ठीक है। परंतु मैंने इसको x के टर्म्स में ही आंसर मेरा लिखा हुआ है, इसलिए x की लिमिट को रहने दिया जाए, ठीक है, मतलब x की लिमिटें ही रहेंगे यहाँ पे। और ये -1 अपॉन एप्सिलॉन 1 और 1 अपॉन एप्सिलॉन 2। अब आप यहाँ पे लिमिट को रखोगे दोस्तों, तो लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0, एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0, क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये 1/2 को तो मैं एकदम बाहर कर देता हूँ। देखो x के स्थान पर आप रखेंगे पहले अपर लिमिट, तो हो जाएगा log 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 का वर्ग प्लस a का वर्ग माइनस log 1 मतलब 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 का वर्ग प्लस a का वर्ग, इस तरीके से होगा, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी डाउट जाएगा तो जरूर पूछिएगा। चलिए अब आगे इसको इवेल्युएट करते हैं। मैं इधर का मिटा देता हूं क्योंकि ये सब आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0, एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0, ठीक है, ये हो गया हाफ। अब log 1 प्लस ए स्क्वायर, देखो एलसीएम निकलेगा, एप्सिलॉन 2 स्क्वायर उधर जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, और नीचे में एप्सिलॉन 2 स्क्वायर आ जाएगा ऐसा, माइनस log 1 प्लस ए स्क्वायर एप्सिलॉन 1 स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 1 स्क्वायर। log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, ये हो जाएगा आपके पास log m बटे n, तो ये m हो गया एप्सिलॉन 2 स्क्वायर, ये n को मैं जब लिखूंगा तो ये इसको लिखूंगा, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा बटे बटे पलट जाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट जाएगा तो जरूर बताइएगा, ये ब्रैकेट में लगा देता हूँ ये इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0, एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0, अगर मैं यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 0 1, यानी कि ये पूरा 1 हो जाएगा, बचेगा ये। तो लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0, एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0, 1/2 log, मैंने इतने हिस्से में लिमिट ऑपरेट किया है, इतने हिस्से में नहीं किया क्योंकि ये गड़बड़ करेगा, अभी देखना कैसे गड़बड़ करेगा। ये गड़बड़ इसलिए नहीं हुआ बेचारा क्योंकि 1 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 0 1, 1/1 यानी 1 हो गया, तो यहाँ पे मेरे को कोई गड़बड़ महसूस नहीं, इसलिए मैंने रख दिया। यहाँ मैंने नहीं रख पा रहा हूँ, क्यों बताऊं,
देखो पहले तो आप ये देखो कि एप्सिलॉन 1 का वर्ग है, एप्सिलॉन 2 का वर्ग है, तो यानी पूरे का वर्ग, और वर्ग दो पावर में 2 कूद के सामने आएगा तो 1/2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0, एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0, लॉग एप्सिलॉन 1 बटे एप्सिलॉन 2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या होगा, ये इतना बटे इतना पूरे का वर्ग होगा, वर्ग लॉग की प्रॉपर्टी से पावर सामने में आएगा, 2 सामने में आएगा, 1/2 से कट जाएगा, तो इतना आएगा। अब देखो दोस्तों मेन खेल यहाँ पे है, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, जनरल वैल्यू। अगर आप दोनों को रोकूंगा बोल रहे हो एक साथ, तो 0/0 ये तो अपरिभाषित अनिर्धारित रूप हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये लिमिट मतलब परिभाषित ही नहीं है, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है, मतलब इसका जनरल वैल्यू विद्यमान नहीं है, इस इंटीग्रल का जनरल वैल्यू विद्यमान नहीं है, जनरल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। अब प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये 1 2 का भेदभाव हटाते हैं, है ना भाई। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 1 2 वाला भेदभाव हटाते हैं और सीधा अपन क्या करते हैं बताओ, सीधा है ना भाई, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहा हूं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ उतना, तो इसके लिए मुझे 1 2 का भेदभाव हटा के सिंगल एप्सिलॉन लेकर के, सोचो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 2 हट के एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन हो जाएगा। अब बराबर होने से क्या हो गया, लोग कट गए ना, और बचेगा कौन, log 1 जिसका मान शून्य होता है। अब वो कट गए, एप्सिलॉन टेंस टू 0 लगाने के लिए बचा ही नहीं, सीधी सी बात है, वो वैसे भी log 1 का मान शून्य होता है, तो देखो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी एग्जिस्ट कर, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, इसका वैल्यू कितने है, प्रिंसिपल वैल्यू 0 है, किंतु जनरल वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है ना, इज नॉट इक्वल टू जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों बराबर नहीं है, इसलिए दिया हुआ इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है दोस्तों। ठीक, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, अगले वीडियो में बहुत सारे सवालों को समझाया जाएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।